नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सूत्र में। आज हम बात करेंगे राजस्थान सुजस की। देखिए, राजस्थान सुजस को अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स के लिहाज से, वो भी राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसके लिहाज से इससे अच्छी कोई पत्रिका नहीं है। सीधे जो है वो राज्य सरकार की ऑथेंटिक बुक है। तो प्रत्येक परीक्षा जो होती है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से उठाए जाते हैं। तो जुलाई की जो पत्रिका आई हुई है राजस्थान सरकार के द्वारा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से अपने परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन कर लें, जहां से आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहला इसमें है आपका जो अभियान चला था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि 24 जून से स्टार्ट हुआ और 9 जुलाई तक चला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब से स्टार्ट हुआ? 24 जून से स्टार्ट हुआ और 9 जुलाई तक ये चला। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे जो है वो क्या लगाए गए, कैंप लगाए गए, शिविर लगाए गए। और ये जो शिविर थे, इन शिविरों में जो है वो सभी विभाग वहां उपस्थित रहे और ये प्रयास किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको सरकारी सेवा तक जैसे जो वंचित हैं उन वंचितों तक सरकारी सेवा पहुंचाना। वंचितों तक सरकारी सेवा पहुंचाना, ये सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये तो इसका मेन ये रहा। अब इसकी कुछ लाइंस देखते हैं। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पंथ अंत्योदय, ये इसकी टैग लाइन होगी। लक्ष्य अंत्योदय, कई बार टैग लाइन आपको पूछ ली जाती है। सीधा इसमें लिखा हो आपकी सजेशन में लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पंथ अंत्योदय, ठीक है। उसके बाद में ये बात करते हैं कि स्टार्ट की, तो दूदू जो है, दूदू के अंदर जगह है बिचून, दूदू में जगह है बिचून। यहाँ पे हमारे जो सीएम साहब है उन्होंने जो है वो इसकी शुरुआत करी दूदू बिचून से। किसकी? मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। किस चीज का? अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। कब से स्टार्ट हुआ? 24 जून से। खत्म कब हुआ? 9 जुलाई को, ठीक है। स्टार्ट कहां से हुआ? बिचून दूदू से हुआ, ठीक है। और अगर हम अंत्योदय की बात करते हैं तो 1978 में जो है वो अंत्योदय की शुरुआत की गई थी, अंत्योदय की घोषणा की गई थी 1978 में। अंत्योदय की घोषणा करने वाले थे भैरू सिंह जी शेखावत, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े से रिलेटेड क्लियर होगी चीज आपको। आगे चलते हैं, इस पखवाड़े में और क्या क्या चीजें हुई। इस पखवाड़े में सरकार ने कुछ टारगेट्स बताए हैं कि हमने जो है वो अब तक क्या किया है। कई बार फैक्ट्स दे दिए जाते हैं और फिर आपको जो है वो इस तरह से लाइनें दी जाती है कि सरकार कह रही है कि 14 लाख महिलाओं को जो है वो क्या बनाया गया, लखपति दीदी बनाया गया। 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। लखपति दीदी जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि एक परिवार की जो महिला है, 1 लाख जो है उसकी आय हो, महिलाओं को SHG के माध्यम से, स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण के द्वारा ये जो महिलाएं हैं ये क्या करती है, प्रशिक्षण के माध्यम से ये जो महिलाएं हैं ये आपका व्यवसाय करती हैं और उस व्यवसाय के परिणाम स्वरूप उनकी जो इनकम बढ़ती है। तो CRP, इसके अंदर राजीविका ने एक स्कीम चलाई, CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ये CRP जो है वो SHG के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं और उनको जो है वो एक स्थायी वित्त इनकम का सोर्स स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। राज्य सरकार कह रही है कि 14 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो 1 लाख रुपए तक जो है वो कमा रही है। तो लखपति दीदी योजना के तहत जो है वो अब तक राजस्थान में कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है? 14 लाख, ठीक है। दूसरी आती है कि 5,60,000 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना में कितनी? 5,60,000। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना में क्या होता है? देखिए, 5,000 रुपए मिलते हैं।
प्रथम प्रसव पर, जब महिला को पहला बच्चा उत्पन्न होता है, पहला बच्चा होता है, तो उसके कारण, उसके परिणाम स्वरूप जो है वो सरकार के द्वारा 5,000 रुपए इस योजना के तहत दिया जाता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब ये चीज तो सबको पता है, लेकिन ये सब पता नहीं है कि अब तक जो है, यानी जून तक जो है, जून 25 तक 5,60,000 महिलाओं को जो है वो फायदा दिया गया, किसका? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फायदा दिया गया। तो क्लियर हो गया। फिर तीसरी चीज आती है लाडो प्रोत्साहन योजना। भाई लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने लोगों को? 10 लाख लोगों को जो है, 10 लाख बच्चियों को इस चीज का फायदा दिया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना में आपको बच्ची का जो जन्म होता है, बच्ची के जन्म पर 7 किस्तों में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए की जो राशि है ये दी जाती थी अब तक, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 1.5 लाख कर दिया। तो हमें याद रखना है कि भाई 21 सॉरी बच्चे का जो जन्म होगा, बच्चे के पुत्री के जन्म पर 7 किस्तों में सरकार के द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? आपके 1.5 लाख रुपए की राशि अब दी जाती है। पहले कितनी दी जाती थी? 1 लाख की दी जाती थी। तो तीनों स्कीम से यहाँ पे आपकी डिस्कस होगी। लखपति दीदी योजना में 14 लाख लोगों को फायदा दे दिया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो है वो 5,60,000 महिलाओं को फायदा इसमें दिया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना में अब तक 10 लाख लोगों को दिया गया। एक अपडेट ये भी था कि पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब उस 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1.5 लाख कर दिया। तो ये भी आप याद रखें। और तीसरी चीज अगली और ये है कि 10 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई। साइकिल वितरण के लिए 2 स्कीमें चलती है। एक तो आती है आपकी देवनारायण स्कूटी, ठीक है, एक तो देवनारायण वाली, और एक आती है कालीबाई भील, ठीक है। तो दोनों योजनाओं के तहत अब तक 10 लाख जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या दे दिया गया? साइकिल वितरण किया गया। तो ये दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो आपका जो चल रहा है, उस पखवाड़े के तहत सरकार ने ये जो है वो फैक्ट जारी किया कि हमने ये काम अब तक कर दिया। तो आपको ये संख्या याद रखनी है, क्योंकि अगर पेपर घुमा के पूछा जाता है, अगर पेपर में घुमा के पूछेंगे तो फिर आपको ये डेटा नहीं पूछ के ये पूछेंगे कि अब तक कितने लोगों को फायदा हुआ है। तो आप इसको जो है 1-2 बार जरूर देखें। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, अब एक बात तो होगी दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा। इसी पखवाड़े के दौरान सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लाई गई, आत्मनिर्भर गांव समृद्ध राजस्थान, ठीक है। इस कंसेप्ट के साथ सरकार स्कीम लेके आई, उसका नाम क्या था? दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। अब देखिए ये योजना क्या है? ये योजना कह रही है कि भाई प्रत्येक जो गांव है उसमें जो बीपीएल परिवार है, गांव के अंदर कौन से परिवार है? बीपीएल परिवार। अब ये बीपीएल परिवार कब के बने हुए हैं? 2002 में बने हुए। बीपीएल परिवार जो है वो 2002 में बने हुए। 2002 के बाद में परिस्थितियां बदली, लोगों की प्रोग्रेस हुई, और आज भी हमने उनका सर्वे वापस नहीं किया। तो सरकार ने जो है वो इनका करवाया सर्वे, इनका सर्वे करवाकर और वास्तविक स्थिति जानी, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए इन्होंने ये स्कीम चलाई, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। तो जो व्यक्ति बीपीएल की धारा से बाहर आ चुके हैं, उन लोगों को जो है वो गरीबी मुक्त मानते हुए उनसे हटाया जाएगा। तो प्रथम चरण में जो है, आपको दोनों याद रखने हैं, प्रथम चरण में 5,000 गांवों का चयन किया गया है, और आपको यहाँ याद रखना है कि इसका सेकंड चरण भी स्टार्ट हो चुका है, और सेकंड चरण में भी इसके तहत 5,000 गांव ही लिए गए हैं। तो भाई टोटल 10,000 गांव में अब तक जो है वो दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीपीएल की कतार में रहने लायक नहीं थे। उन लोगों के लिए सरकार ने क्या किया कि वो अपने आप बीपीएल से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने 21,000 रुपए प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि दी। सरकार ने 2 चीजें करी। एक चीज ये कि सर्वे किया आपने, जैसे आपने किया सर्वे, जैसे आपने सर्वे किया, सर्वे के बाद में 2 प्रकार की फैमिली आई, एक तो बीपीएल
और एक रह गई जो नॉट बीपीएल, जो अभी बीपीएल नहीं रह सकती। एक फैमिली ऐसी आई जो बीपीएल में रहने लायक है, दूसरी फैमिली ऐसी आई जो बीपीएल में रहने लायक नहीं है। जो रहने लायक नहीं है उनको 21,000 की क्या दे दी गई, प्रोत्साहन राशि। सरकार ने इनको 21,000 रुपए दिए और 21,000 रुपए देकर इनको विदा कर दिया, भाई तुम पधारो, अब तुम्हारा बीपीएल से कोई लेना देना नहीं है, अब आपका बीपीएल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पीछे जो बच गए बीपीएल परिवार, उनके लिए सरकार ने क्या किया, उनके लिए किया कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, और इन योजनाओं में से यदि व्यक्ति कोई पात्रता रखता है, कोई उनकी योग्यता रखता है, तो उसको जोड़ा जाए। भाई जिसने बीपीएल जो छोड़ रहा है उसको तो 21,000 रुपए देके विदा कर दिया, पधारो घर, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति बीपीएल के लायक है आज भी, तो सरकार ने यह सुनिश्चित किया अपने पोर्टल के माध्यम से कि भाई इस व्यक्ति को जो है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ये जो है वो सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह से इस सर्वे के माध्यम से फर्स्ट चरण में 5,000 गांव थे, सेकंड चरण में फिर 5,000 गांव थे, तो अब तक टोटल जो है वो कितने गांव हो गए, 10,000 गांव जो है वो अब तक इसके तहत हो गए। ठीक है, ये था आपका दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि अब तक 30,631 बीपीएल परिवारों की पहचान की गई है। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने कितने बजट का प्रावधान किया है, 300 करोड़, 300 करोड़ का बजट है। 30,631 बीपीएल परिवारों की पहचान कर ली गई है। प्रत्येक बीपीएल परिवार को आजीविका हेतु 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब इसके साथ साथ देखो, हमने जो ये चीज यहाँ पे करी थी कि ये जो बीपीएल से बाहर निकल गए उनको तो 1,000 रुपए दे दिए, 21,000 दे दिए, इनको क्या करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे। किस चीज के लिए, स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए भी देंगे। 15,000 रुपए देंगे महिलाओं को। अगर मान लीजिए कोई महिला SHG से जुड़ी हुई है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, तो ऐसी महिला को कितने रुपए देंगे, 15,000, ताकि वो अपने व्यापार को, अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि SHG से जुड़ी महिलाओं को प्रति परिवार 15,000 की राशि जो है दी जाएगी। इसके साथ साथ जिलों की तिमाही रैंकिंग निकाली जाएगी। जो फर्स्ट रहेगा उस जिले को 50 लाख, जो सेकंड रहेगा उस जिले को 35 लाख, और जो थर्ड रहेगा उस जिले को जो है वो 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये था आपका दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, क्लियर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखो, अगला है आपका अगला है आपका 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। ठीक है, सबसे पहले तारीख याद होनी चाहिए, 27 जुलाई 2025, 27 जुलाई 2025। दूसरी चीज याद क्या होनी चाहिए, कहां मनाया गया, कहां मनाया गया, तो आपको याद रखना है जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर। ठीक है, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में बनाया गया। कई बार जगह का नाम पूछ लिया जाता है तो याद रखना मदाऊ है। कौन सी जगह पे है ये, मदाऊ में, जो किस में पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका आयोजन किया गया, कौन सा था, 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। अब देखिए 76वां राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव था, इससे पहले सरकार ने 75वां मनाया था। और 75वां कब मनाया था, आपको पता होना चाहिए, पिछली साल जो है वो 7 अगस्त 2024 को, 7 अगस्त 2024 को सरकार ने जो है वो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया था। और इसी समय इन्होंने हरियालो राजस्थान की शुरुआत करी थी, हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत करी थी। इस अभियान के तहत सरकार के द्वारा पौधे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ टारगेट आपको दे दिया गया है कि भाई इस साल जो है वो हम इस अभियान के तहत कितने पौधे लगाएंगे, 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। और आगामी जो 5 साल हैं उनमें कितने पौधे लगाएंगे, 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, तो हरियाणा राजस्थान का टारगेट आपको समझ में आ गया।
इस साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे हरियाणा और राजस्थान में, और अगली साल जो है वो क्या माने जाएंगे, अगली साल आपके 50 करोड़ पौधे इसके तहत लगाए जाएंगे। 27 जुलाई को आयोजन हुआ, कहां पे हुआ, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में हुआ। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है कि भाई भारत के जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के प्रयास। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो सबसे पहली चीज तो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए। देखो आईएसए क्या है, अपने जो पीएम मोदी हैं इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि भाई जो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के जो राष्ट्र हैं, इन दोनों के बीच के जो राष्ट्र हैं, ये राष्ट्र जो है वहां पे ये सौर संपन्न राष्ट्र कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, सौर संपन्न राष्ट्र कहलाते हैं। यहाँ पे जो है वो धूप ज्यादा पड़ती है, तो ये सभी राष्ट्र मिलकर जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन में कार्य करें। ये सभी राष्ट्र मिलकर सौर ऊर्जा उत्पादन में काम करें। ठीक है, बस यही जो है इसी को आधार बनाकर आईएसए की शुरुआत जो है वो की गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत इसी को आधार बना के की गई है। ठीक है, वर्तमान में जो है 104 देश ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 104 देश, कितने राष्ट्र हैं ये करंट का है, तो ये पूछा जा सकता है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, गुरुग्राम, हरियाणा। बस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आपको सबसे मेन फैक्ट जो ध्यान रखना है वो ये है 104 कि वर्तमान में कितने लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किया है। इस 104 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस जो है दोनों की एक साथ मिलकर उन्होंने ये पहल करी थी। ठीक है, तो ये हो गया आईएसए। फिर आता है कि एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड परियोजना। तो ये भी जो सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा के ट्रांसमिशन की स्कीम है। सौर ऊर्जा का ट्रांसमिशन की स्कीम है। पीएम मोदी जो है उन्होंने कोप 26 के दौरान इसकी शुरुआत की थी। कोप 26 के दौरान इन्होंने कहा वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन अर्थ। ठीक है, तो इस तरह की इन्होंने ये शुरुआत करी। इसमें क्या होता है कि भाई सारे राष्ट्र जो मिलकर सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और एक अच्छा जो है वो सोलर ट्रांसमिशन ग्रिड स्थापित किया जाएगा, ताकि कहीं पर भी जो है वो ऊर्जा की कमी नहीं हो। इसके साथ साथ अपने कोप 26 के अंदर ही इन्होंने जो है वो पंचामृत अभियान के बारे में पीएम मोदी ने बताया, जिसमें आपके जो है वो नेट जीरो 2070 तक प्राप्त करना, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना। ठीक है, 5 टारगेट इसमें थे। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, शॉर्ट में हमने उनको देखा। फिर आगे चलते हैं पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान के प्रयास। ये मोस्ट है आपके, कई बार जो जैसे आरएस जैसे एग्जाम्स आती है उसमें तो डायरेक्ट ऐसे लिखा ही जाता है, पूछा ही जाता है। ठीक है, तो भाई पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान ने क्या क्या प्रयास किए वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे मोस्ट चीज ये है, अमृता देवी इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम कहां खोला जा रहा है, खेजड़ली जोधपुर में। अमृता देवी इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहां की जा रही है, खेजड़ली जोधपुर में। याद रखना, डायरेक्ट सीधा छपेगा आपके। सरकार 40 नगर वन स्थापित कर रही है। ये जो 40 नगर वन स्थापित कर रही है ये कैसे करेंगे, शहरी क्षेत्र में 18 और ग्रामीण में 22। 40 नगर वन स्थापित किए जाएंगे, जो शहरी क्षेत्र में 18 होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में 22 होंगे। इसके साथ साथ 3500 वन मित्र लगाए जाएंगे। कितने, 3500 वन मित्र लगाए जाएंगे। ये वृक्षों का ध्यान रखने में काम आएंगे। इसके साथ साथ हरित अरावली विकास परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 250 करोड़ रुपए, यानी जो अरावली जो अपना है, इस पूरी अरावली पर पौधारोपण किया जाएगा। पूरी अरावली पे पौधारोपण किया जाएगा। और इस पौधारोपण के लिए सरकार ने जो है हरित अरावली विकास परियोजना
के तहत 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके साथ साथ कर्म भूमि से मातृभूमि के तहत 45,000 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है वो क्या है। इस अभियान के तहत जो भामाशाह और जो CSR है, इन दोनों के माध्यम से क्या किया जाएगा, रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण किया जाएगा। इनके माध्यम से रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण किया जाएगा। और ये क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, इसमें भूजल स्तर जो है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। अभी ये स्कीम जो है वो 6 जिलों में संचालित है और अब तक जो है वो टोटल 45,000 जो है रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण, जल संरचनाओं का निर्माण इस योजना के तहत कर दिया गया। ये डेटा याद रखने वाली चीज है। ये डेटा सिर्फ आपको किस में मिलता है, ये आपको सिर्फ मिलता है फिजिक्स में, कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है, कैसे है, कहाँ चल रहा है, ये सारी चीजें तो मिल जाएंगी। लेकिन 45,000 का निर्माण अब तक किया गया, सरकारी सोर्स है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद में ड्रोन से बीजारोपण किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा पौधे उत्पन्न किए जा सके। और एक अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार इसके तहत दिए जाते हैं। तो क्या क्या कर दिया राजस्थान सरकार ने, एक तो अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट लगा दिया कहाँ पे, खेजड़ली में। 40 नगर वन स्थापित कर दिए। ठीक है। उसके बाद में 3500 वन मित्र लगा दिए। हरित अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए दे दिए। उसके बाद में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 45,000 रिचार्ज सॉफ्ट का निर्माण कर दिया। उसके बाद में ड्रोन से बीजारोपण कर दिया। और एक जो है वो पौधों को प्रोत्साहित करने वाले लोगों को जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए जो है सरकार के द्वारा अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो ये देखते हैं कि 2025 में किसको दिया गया। देखिए, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार 2025 की हम बात करें, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वन संरक्षण के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत जो है वो 2 श्रेणियां होती है। 2 श्रेणी होती है इसके तहत। ठीक है। पहली श्रेणी होती है वन संरक्षण। वन संरक्षण होता है, इसमें जैसे कोई व्यक्ति पौधे लगाने या पौधों का संरक्षण करने के लिए अद्भुत कार्य करता है। तो अगर 2025 की हम बात करें तो अजीत सिंह छीछास को जो ये प्रदान किया गया। ये है आपके लक्ष्मणगढ़ सीकर के, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अजीत सिंह छीछास हैं। और इनको क्यों प्रदान किया गया, ये देखो बड़ा इंटरेस्टेड है, कैसे लोगों को सरकार ये चीज प्रदान कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि वो अद्वितीय कार्य करते हैं। इन्होंने अजीत सिंह छीछास जो है, इन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं 51,000 पौधे नहीं लगा दूंगा ना, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, तब तक मैं नंगे पांव रहूंगा। और उन्होंने ये अपनी बात जो है वो पूरी करी। और इसीलिए सरकार ने जो है वो इनको वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। ठीक है। दूसरा आता है वन्य जीव संरक्षण। एक तो हो गया वन संरक्षण के क्षेत्र में, दूसरा हो गया आपका वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। देखिए, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में 2 लोगों को अब की बार इससे सम्मानित किया गया। वो 2 लोग कौन कौन है, वन्य जीव संरक्षण, एक तो गौरी शंकर शर्मा और दूसरे हैं गोविंद भारद्वाज। ठीक है। एक गौरी शंकर शर्मा, दूसरे गोविंद भारद्वाज। तो याद रह जाएगा आपको, अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 किस श्रेणी में दिया जाता है, वन संरक्षण की श्रेणी में दिया जाता है। 2 श्रेणियां होती है इसकी, एक होती है वन संरक्षण, दूसरी होती है वन्य जीव
संरक्षण, वन संरक्षण की श्रेणी में अजीत सिंह छींचास को दिया गया 51,000 पौधे लगाने तक नंगे पैरों वाली बात याद रखना। और वन्य जीव संरक्षण की श्रेणी में गौरी शंकर शर्मा को दिया गया, और साथ साथ किसको दिया गया, गोविंद भारद्वाज को। इन्होंने वन्य जीवों को बचाने के लिए बेहतरीन कार्य किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ भाई, अब उसके बाद में एक चीज और आगे अपने बहुत ज्यादा प्रचलन में भी रही थी, क्या चीज थी, ऑपरेशन सिंदूर। सबको याद है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है कि भाई 22 अप्रैल 2025 को जो है वो पहलगांव की बैसरन घाटी में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया और धर्म पूछ के मारा गया। उसके अगेंस्ट में सरकार ने 6 से 7 मई 2025 को जो है एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। दोनों याद रखने हैं, 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला, 6 से 7 मई को जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो सरकार ने 100 ठिकानों पर 100 आतंकी ठिकाने जो है वो क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। 100 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए। इसके अंदर जो है 2 महिलाओं का विशेष योगदान रहा। एक सोफिया कुरैशी, एक महिला थी सोफिया कुरैशी और दूसरी थी व्योमिका सिंह। ये चीजें तो आपको सबको याद है, एक सोफिया कुरैशी, दूसरी थी व्योमिका सिंह, ये तो याद रह जाएगी। अब अपन आते हैं आज के कंसेप्ट। अब आपका आज का है ऑपरेशन महादेव। क्या है, ऑपरेशन महादेव। हमला हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, लेकिन जीवित कौन थे, आतंकी नष्ट नहीं हुए थे। ऑपरेशन महादेव के तहत सरकार ने जो है अपनी सेना जो है उसने आतंकियों को नष्ट किया। 22 मई 2025 से 28 जुलाई तक चला। 28 जुलाई 2025 तक चला। ठीक है, 22 मई 2025 से ऑपरेशन महादेव कब चला, 22 मई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक चला। किस जगह, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। कहां पे चलाया गया, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू में चलाया गया। अंत कहां पे हुआ, दाचीग्राम में हुआ। ठीक है, किस किस का था, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, तीनों का किस संयुक्त कार्रवाई थी, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर तीनों की संयुक्त कार्रवाई ये थी, दाचीग्राम में थी और 22 मई से 28 जुलाई तक चला। क्या किया इसमें, पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। अब आपको ध्यान रखना है कि पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकवादी शामिल थे 3 लोग, उनको इस अभियान के तहत मारा गया। कहां पे, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। सीआरपीएफ, सेना और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी संयुक्त कार्रवाई थी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, किस किस को मारा, सुलेमान उर्फ फैजल भट्ट, हमजा अफगानी और जिब्रान, 3 लोगों को मारा गया। ये नाम आपको नहीं पूछेंगे क्योंकि ऐसे लोगों के नाम पूछेगा ना सही नहीं है, तो ये तो आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन महादेव समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई थी, दाचीग्राम कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादियों को, 3 आतंकवादियों को इसके तहत मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट में चले। हाँ, अगला देखो, गिव अप अभियान, भाई मोस्ट है सबसे। गिव अप अभियान क्या है, सबसे पहले आएगा गिव अप अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा चला गया, तो याद रखना है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग या रसद विभाग के द्वारा चलाया गया। मेन चीज आपको ध्यान रखना इसमें है क्या, इसमें यह है कि जो लोग जो है वो बीपीएल के तहत क्या ले रहे हैं, जो लोग जो है वो खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं ले रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, जो लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं और वो खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं है, पात्र नहीं है, उसकी सारी शर्तें हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की दोनों की शर्तें हैं। अब सरकार ने यह कहा कि भाई या तो तुम जो है जो योग्यता नहीं रखते या तो तुम बाहर हो जाओ, और बाहर नहीं होते तो फिर हम हमारे हिसाब से करेंगे, और जब हमारे हिसाब से करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जितनी राशि आपने, जितना फायदा आपने उठाया ना उसको ब्याज सहित वसूलेंगे। बस इसी डर से जो है वो लोगों ने, जो अपात्र लोग थे, उन्होंने अपनी
पात्रता छोड़ दी और खाद्य सुरक्षा को क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, ये अभियान चलाया गया खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा, जिसके तहत लोगों ने खाद्य सुरक्षा के स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी। ठीक है, अभियान के अंतर्गत 24 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी और 53 लाख नए लाभार्थी जो है वो जोड़े। ऊपर देखते हैं, रसद विभाग द्वारा 1 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत कब की गई? 1 नवंबर 2024 को की गई। राजस्थान के 4.46 करोड़ लोग जो है वो एनएफएसए का फायदा उठा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा का फायदा जो है राजस्थान में कितने लोग ले रहे हैं? 4.46 करोड़ लोग ले रहे हैं। ठीक है, 24 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा के छोड़ दी जैसे ही सरकार ने ऑप्शन दिया। 27.62 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई। तो ई-केवाईसी नहीं करवाने, उन्होंने छोड़ी तो नहीं लेकिन ई-केवाईसी नहीं करवाई, तो वैसे उनका नाम कट गया। तो उसका फायदा ये हुआ कि ये 24 लाख तो ये और 27.62 ये दोनों को जोड़ के सरकार ने 26 जनवरी को जो है 53.79 लाख लोगों को जो है वो एनएफएसए से जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर आप गिव अप अभियान को समझ गए कि भाई 1 नवंबर को गिव अप अभियान आपके शुरू हुआ। इस अभियान के तहत जो लोग खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता नहीं रखते थे उन्होंने स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ी। तो उसके तहत 24 लाख लोगों ने तो पात्रता छोड़ दी स्वेच्छा से। 27 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाई, परिणाम स्वरूप उनके नाम कट गए। इनका इस दिन दोनों के कारण सरकार ने 26 जनवरी 2025 को 53 लाख लोगों का 53.79 लाख लोगों का जो नाम है वो किस में जोड़ा? खाद्य सुरक्षा में जोड़ा। अब अपात्र श्रेणी की भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी के घर में 4 पहिया वाहन हो, जैसे किसी व्यक्ति के घर में 4 पहिया वाहन है तो वो खाद्य सुरक्षा का पात्र नहीं माना जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए जैसे 1 लाख से प्लस तनख्वाह है, पूरे परिवार की जो है वो 1 लाख से अधिक इनकम है। फिर उसके बाद में जैसे कोई आयकर बढ़ता है, तो इस तरह के जो लोग थे उन लोगों को जो है वो खाद्य सुरक्षा में अपात्र माना जाता है। और ऐसे लोग जो खाद्य सुरक्षा का फायदा ले रहे थे तो उसके परिणाम स्वरूप जो गरीब तबके के लोग थे जिनको वास्तव में जरूरत होनी चाहिए वो जो है वो इसके तहत फायदा नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए 1 नवंबर से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आरएस 2023 को देखो आप, आरएस 2023 का जो मेंस हुआ था 23 या 24 का, सॉरी, इस मेंस में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिर सूर्य मंदिरों का उल्लेख करो। 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था राजस्थान के प्रमुख सूर्य मंदिरों का उल्लेख करो। अब भाई किताबें कितनी भी पढ़ लो, 2 3 4 बस इतने सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलते हैं और उसकी भी डिटेल नहीं मिलती, नाम मिलता है सिर्फ। ठीक है, तो वो चीजें कहां से आती है? ऐसा ही एक फैक्ट जो है, ऐसे ही एक कंसेप्ट जो है वो आपकी सुजस के अंदर भी दिया हुआ है। अब की बार जो जुलाई की सुजस है उसमें क्या दिया कि चिदानंद स्वरूपम शिवो अहम, यानी राजस्थान के जो जितने भी शिव मंदिर हैं बड़े बड़े, उन सभी शिव मंदिरों का उल्लेख जो है, शिव मंदिरों की जानकारी अपने को इसमें दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब जो है वो जो भी मोस्ट शिव मंदिर है उनको एक बार फास्टली रीड कर लेंगे ताकि आपको परीक्षाओं में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो भी बेस्ट है, या फिर आरएसडी से किसी परीक्षा में अगर 10 नंबर में आ रहा है तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है 10 नंबर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो हर्षनाथ मंदिर कहां पे स्थित है? सीकर में स्थित है। हर्ष पर्वत के नाम से एक पर्वत है उसी पर स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में विग्रह राजदित्य ने करवाया था। इसका निर्माण, हर्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? विग्रह राजदित्य ने कराया। ये विग्रह राजदित्य जो कौन थे? ये चौहान वंश के थे। किसके थे? चौहान वंश। और चौहान वंश कहां का? अजमेर। तो क्लियर हो जाएगा। हर्ष पर्वत कहां पे है? सीकर में, जिसपे हर्षनाथ मंदिर बना और इसका निर्माण विग्रह राजदित्य ने कराया। लिंगोद्भव शिव की प्रतिमा है, मूर्ति यहाँ पे स्थापित है।
ये मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है। देखिए कितने अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हैं। मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है? हर मंदिर की महामारू शैली में बनाया। औरंगजेब के सेनापति खान जहां बहादुर ने इसको ध्वस्त कर दिया था, इसलिए महाराजा शिव सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। महाराजा शिव सिंह कहाँ के थे? सीकर के महाराजा थे। बस हर्ष पर्वत के बारे में 4 चीजें आपको फैक्ट याद हो गया, आराम से लिख सकते हो। पहला, हर्ष पर्वत पर स्थित है, सीकर में स्थित है, विग्रहराज द्वितीय ने निर्माण करवाया जो चौहान शासक था। ठीक है, उसके बाद में लिंगोद्भव शिव की प्रतिमा है, और इसके साथ साथ महामारू शैली का मंदिर है। इसके साथ साथ औरंगजेब का सेनापति था खान जहां बहादुर, जिसने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, इसलिए सीकर के महाराजा शिव सिंह ने इसको वापस बनवाया था। सीकर के महाराजा शिव सिंह ने इसको वापस निर्माण करवाया था। फिर चलते हैं अगला मंदिर कौन सा है? कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़। कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में गांव है क्यासरा गांव। झालावाड़ में गांव का नाम है क्यासरा गांव। इसका आकार जो है हर 12 महीने में सुपारी जितना बढ़ता है। देखो ये क्यों प्रसिद्ध है? क्यासरा गांव का कायावर्णेश्वर, सुपारी जो होती है ना, सुपारी जितना बढ़ जाता है हर 12 वर्ष में, इसका जो आकार है वो सुपारी जितना बढ़ जाता है। ठीक है, इसके पास में मंदाकिनी कुंड स्थित है, जिसमें राजा जन्मेजय ने इस कुंड में स्नान कर अपने रोगों से मुक्ति पाई थी। अब देखो कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके नजदीक में मंदाकिनी कुंड है। 2 चीजें हो गई, एक तो ये कि इसका जो आकार है वो हर 12 साल से सुपारी जितना बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा इसका कारण यह है कि यह पास में मंदाकिनी कुंड है। राजा जन्मेजय जो थे उनको कुष्ठ रोग हो गया था, और इस कुंड में स्नान करने से उनका रोग दूर हो गया था। तो आज भी लोग जो इसमें स्नान करते हैं उनके इस तरह की जो बीमारियां होती है, जो शारीरिक बीमारियां होती है, वो समाप्त हो जाती है और लोग अपने से मुक्ति पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्यासरा गांव में कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर। फिर आता है अजयगंध महादेव मंदिर। अजयगंध महादेव मंदिर कहाँ पे है? अजमेर में स्थित। अजयगंध महादेव मंदिर कहाँ पे है? अजमेर में है। देखिए जैसे नाम ही है तो उस नाम के अनुसार हमें याद आ जाएगा कि अजय पाल ने बनाया था इसको। किसने बनाया? अजय पाल ने जो है वो अजयगंध महादेव मंदिर बनाया। अब आगे एक शब्द आ रहा है गंध, तो ये प्रसिद्ध भी उसी के कारण है कि विशिष्ट गंध वाले शिवलिंग के कारण प्रसिद्ध है। इसका जो शिवलिंग है उस शिवलिंग में से एक विशिष्ट प्रकार की गंध निकलती है, और अजय पाल ने बनाया इसलिए हो गया अजय गंध महादेव मंदिर। कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, और 6ठी शताब्दी में राजा अजय पाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो 3 हो गए। कौन कौन से? एक हर्ष मंदिर हो गया, दूसरा कायावर्णेश्वर मंदिर झालावाड़ हो गया, और तीसरा अजयगंध महादेव मंदिर कहां पे हो गया? अजमेर में हो गया, जिसमें बहुत अच्छी गंध आती है। किसमें से? शिवलिंग में। इसलिए प्रसिद्ध है कायावर्णेश्वर, इसलिए प्रसिद्ध है कि वो सुपारी के आकार का बढ़ जाता है हर 12 साल से, और एक उसकी प्रसिद्धि का कारण मंदाकिनी कुंड भी है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखो, ये सबसे मोस्ट, आप पूरा मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हो, मेवाड़ के इतिहास में आपको सबसे ज्यादा मिलता है एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव है। 734 में जो बप्पा रावल ने जो है वो मेवाड़ की स्थापना करी थी, मेवाड़ में आधिपत्य स्थापित किया था, उसी समय जो है वो बप्पा रावल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 8वीं शताब्दी में। पाशुपत संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पाशुपत कौन से? देखो शैव धर्म में अलग अलग संप्रदाय होते हैं ना, उसमें से एक है पाशुपत संप्रदाय। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। ठीक है, तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। मेवाड़ के महाराणा अपने आप को दीवान मानते हैं, और वास्तविक जो मालिक जो है मेवाड़ के, वो एकलिंग जी को मानते हैं। शिव की, अब देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या दे रखी है, इसमें कह रहे हैं कि शिव की चौमुखी लिंगा मूर्ति के चारों ओर सूर्य, ब्रह्म, विष्णु और शिव के रूप अंकित है। इसमें शिव जी की 4 मुखों वाली मूर्ति लगी है, 4 मुख वाली मूर्ति है, और इस 4 मुख वाली मूर्ति के चारों तरफ जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव जो है उनके रूप अलग अलग अंकित किए गए हैं। तो कितने मुंह वाली मूर्ति है? 4 मुखी, चौमुखी मूर्ति है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है
जिसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। ठीक है, और मेवाड़ के महाराणा खुद को जो है क्या मानते हैं? दीवान, और एकलिंग जी को मानते हैं अपना वास्तविक स्वामी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे चलते, हरिहरेश्वर मंदिर बदराना झालावाड़। अब देखिए बदराना झालावाड़ में एक मंदिर हो रहा है हरिहरेश्वर मंदिर। देखो दो चीजों से बन रहा है, हरि प्लस हरेश्वर, हरि प्लस हरेश्वर, यानी हरि यानी विष्णु और हरेश्वर यानी शिव। तो ये जो मंदिर है बदराना गांव में स्थित है, और क्यों प्रसिद्ध है? इसका प्रसिद्धि का कारण यह है कि शिव और विष्णु के अद्वितीय सम्मिलन का प्रतीक है। ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के आधे भाग में शिव है और आधे भाग में विष्णु है। बदराना गांव में देखो, आपने ये तो देखा होगा, आपने ये तो सुना होगा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर सुना होगा, जिससे आधा पार्ट भगवान शिव का है और आधा शक्ति का है। लेकिन यहाँ अजीब है, बदराना गांव के जो शिव मंदिर है उसमें आधा पार्ट तो जो है वो विष्णु का है और आधा पार्ट है वो किसका है? शिव का है। ठीक है, तो विष्णु और शिव दोनों की संयुक्त प्रतिमा यहाँ पे लगी है। ठीक है, नेक्स्ट में चले, शीतलेश्वर महादेव चंद्रभागा। ये भी कहां पे स्थित है? ये भी आपके झालावाड़ में, झालावाड़ में है शीतलेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। और सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ पे एक शिलालेख मिला है जिसपे तिथि अंकित है। ये एकमात्र मंदिर है जहां पे तिथि वाला शिलालेख मिला है। कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर, एकमात्र मंदिर जहां तिथि वाला शिलालेख मिला है। ठीक है, इसमें शिव की विश्व मूर्ति के रूप में उपासना हुई है। चंद्रशेखर शिव का मंदिर है, शिव की लकुलिस के रूप में इसमें उपासना की गई। देखिए पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिस, उन्हीं के रूप में शिव जी की इसमें उपासना की जाती है। तो मेन ये क्या है कि शीतलेश्वर महादेव मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो है वो तिथि अंकित जो है एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। फिर आता है अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू में स्थित है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है कि इसमें पूरे शिवलिंग या उसकी पूजा नहीं की जाती, बल्कि शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। भाई शिव जी का जो पैर है उसका एक अंगूठा है, उस अंगूठे की हर जगह अपन देखते हैं शिवलिंग की पूजा हो रही है या मूर्ति की पूजा हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। तो प्रश्न आपके ऐसे आ जाएगा कि भाई किस मंदिर में शिव जी के लिंग के स्थान पे, शिवलिंग के स्थान पे शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है? तो वो कौन सा है? अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू। तो याद रह जाएगा, एक बार फिर से सारा देख लो। एकलिंग मंदिर कहाँ? उदयपुर में है। हरिहरेश्वर मंदिर बायराना झालावाड़ में है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा झालावाड़ में है। और अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू में है, जिसमें शिव के अंगूठे की पूजा होती है। फिर आगे चलते हैं, भंडदेवरा कहां पे स्थित है? 12 में। भंडदेवरा कहां है? 12 में है। और सबसे मेन चीज हाड़ौती का क्या कहलाता है? खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? तो भाई राजस्थान का खजुराहो आपको कहलाता है कौन? राजस्थान का जो खजुराहो है वो आपके कौन सा मंदिर कहलाता है? किराड़ू। जो बाड़मेर में किराड़ू का मंदिर है उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लेकिन भंडदेवरा 12 में जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो। एक मेवाड़ का और आता है, मेवाड़ का खजुराहो जगदम्बिका मंदिर उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का किराड़ू हो गया और हाड़ौती का भंडदेवरा 12 हो गया। ये पंचायतन शैली में बना। हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना मंदिर निर्माण की शैली, तो हमने पढ़ा था कि भाई जो हर्ष पर्वत पे जो मंदिर बना है ना, हर्ष मंदिर, वो किस श्रेणी में है? वो आपका था महामारू शैली में। और यहाँ पर ये जो मंदिर है बंडदेवरा, ये किस श्रेणी में? पंचायतन शैली में। ठीक है, अगला चलता है घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग सिवाड़ सवाई माधोपुर। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। घुसमेश्वर महादेव मंदिर जो है सिवाड़ में है, सवाई माधोपुर में, और 12 में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको माना जाता है। ये सुदेहा और उसकी बहन घुसमा की चमत्कारी कथा से जुड़ा। भाई इसका नाम घुसमेश्वर महादेव क्यों पड़ा? कि सुदेहा और उसकी बहन थी घुसमा, दोनों की एक चमत्कारी कहानी थी, कभी बताएंगे आपको फुर्सत में। ठीक है,
उस चमत्कारिक कहानी के कारण में से इसका लिंक जुड़ा हुआ है, और उस गुस्मा के नाम पर ही इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, गुस्मेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पे स्थित है, सिवाड़। और सिवाड़ कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। फिर आता है नीलकंठ महादेव मंदिर, सरिस्का अलवर। देखिए ये जो मंदिर था ये खंभों से बनने स्टार्ट हो गए थे इसके साथ साथ, ठीक है। 10वीं सदी के बड़गुजर शासकों द्वारा बनाया गया। 10वीं सदी में किसके द्वारा बनाया गया, बड़गुजर शासकों के द्वारा। कौन सा मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर सरिस्का। उसके बाद में आता है परशुराम महादेव, राजसमंद और पाली की सीमा पे स्थित है। 500 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहाड़ में गुफा में जाना पड़ता है। ये कहा जाता है कि ये ऐसा मंदिर है जहां पे परशुराम जी ने अपने फरसे के माध्यम से पहाड़ को चीर के गुफा बनाई और वहां बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। इसको कहते हैं राजस्थान का अमरनाथ। क्या कहते हैं इसको, राजस्थान का अमरनाथ। इधर देखो एक और है बारडोली का शिव मंदिर। 9 मंदिरों के समूह में घाटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और गुप्तकालीन स्थापत्य शैली में निर्मित है। तो प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से गुप्त काल का मंदिर कौन सा है, तो बारडोली शिव मंदिर जो है वो कौन से काल का है, गुप्त काल का है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है, महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है, बारडोली में बनी हुई है, ठीक है। तो बारडोली का शिव मंदिर गुप्तकालीन है और घाटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, घाटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चार चौमा का शिव मंदिर कहां पे है, कोटा में। हाड़ौती क्षेत्र की धार्मिक परंपरा का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। 4वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था और पंचमुखी शिवलिंग है। सबसे मेन चीज यह है कि यहाँ को जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के कितने मुंह है, 5 मुख है। ये हाड़ौती का चार चौमा शिवालय, जिसको हाड़ौती की धार्मिक क्षेत्र की प्राचीनतम मंदिर माना जाता है, और वहां पे है, कोटा में है। पंचमुखी शिवलिंग यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा बीसल देव मंदिर टोक, ये बीसलपुर बांध के समीप स्थित है। 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। भगवान शिव की गोकर्णेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। किस रूप में पूजा की जाती है, गोकर्णेश्वर। भगवान शिव को गोकर्णेश्वर रूप में पूजा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मालेश्वर महादेव जयपुर, ये आपके सामोद के पास स्थित है। इसकी देखो सबसे बड़ी विशेषता, सबसे मोस्ट ये इसलिए रहता है कि ये जो मंदिर है, ये इसका जो शिवलिंग है वो उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ शिवलिंग के झुकने की अनोखी प्राकृतिक घटना के कारण प्रसिद्ध है। भाई जब सूर्य उत्तरायण होता है तो शिवलिंग उत्तर की तरफ झुक जाता है, और जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ हो जाता है। मतलब जैसे जैसे सूर्य होता है, सूरजमुखी के उस फूल की तरह जो है वो शिवलिंग झुकता है। कहाँ पे, आपका मालेश्वर महादेव मंदिर जयपुर में, ठीक है। तो ये कुछ शिव मंदिरों की बात हमने कर ली। अब एक नया फैक्ट सरकार लेके आई। सरकार लेके आई क्या, कि भाई अब नौनिहाल जो है वो क्या पढ़ेंगे, वेद। तो अपने जो वेद हैं उन वेदों की शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए सरकार लेके आई वेद विद्यालय का कंसेप्ट। किस चीज का, वेद विद्यालय का कंसेप्ट सरकार के द्वारा लाया गया। क्या है देखते हैं। बजट 24-25 में तो इसकी की गई घोषणा, ठीक है। किस प्रत्येक संभाग स्तर पर वेद विद्यालय खोले जाएंगे। ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में ये काम करेंगे। 24-25 को बजट में सरकार ने घोषणा कर दी कि वे प्रत्येक संभाग स्तर पर वेद विद्यालय खोलेंगे, और ये ज्योतिष और वास्तु विद्या के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इनको काम किया जाएगा, ठीक है। बस उसी के तहत बजट 25 के अंदर सरकार ने जो है कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटक केंद्रों की घोषणा की जाएगी। 24-25 में तो कहा थी, संभाग स्तर की बात थी। 25 में कहा, 25-26 में कहा गई जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इन्होंने कहा 3 जगह पे हम क्या करेंगे, वैदिक गुरुकुल खोलेंगे और इसके साथ साथ वैदिक पर्यटक केंद्र की स्थापना की जाएगी। सबसे मेन जो चीज है आपको यहां से पूछी जाएगी, मोस्ट बात आपको यहां से पूछी जाएगी कि ये जो केंद्र है ना, ये जो यहाँ पे नाम है, ये सरकार ने इस साल खोले हैं। ये वेद विद्यालय इस साल सरकार के द्वारा खोल दिए गए। कहाँ कहाँ पे, हाथोज ये कहाँ पे है, जयपुर में। पुष्कर अजमेर में, देवली कला कोटा में, और तारातरा मठ बाड़मेर में। तो कुल मिलाकर सरकार ने 4 वेद विद्यालय खोले हैं। सरकार ने 4 वेद विद्यालय खोले हैं। हाथोज जयपुर,
पुष्कर अजमेर, देवली कला टोंक, देवली कला कोटा और तारातरामठी बाड़मेर। एक बार अलग से नाम लिख लो, याद हो जाएगा। कौन कौन से? नवीन वेद विद्यालय, नवीन वेद विद्यालय की बात हो रही है। पहला कहां खोला गया? हाथोज। हाथोज कहां पड़ता है आपका? जयपुर में। ठीक है। दूसरा कहां पे खोला गया? दूसरा खोला गया पुष्कर। पुष्कर कहां पे है? अजमेर में। तीसरे की हम बात करें, ठीक है, हाथोज जयपुर में, पुष्कर अजमेर में। तीसरा है देवली कला, ये कहां पड़ता है? कोटा में। और चौथा जो है वो तारा मठ, ये कहां पे पड़ता है? बाड़मेर। भाई इस साल सरकार ने जो है ये 4 वेद विद्यालय खोले हैं। चारों वेद विद्यालयों का स्थान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 4 वेद विद्यालय सरकार के द्वारा खोले गए हैं। 24 के बजट में संभाग में घोषणा की गई थी और 25 के बजट में जोधपुर, जयपुर और उदयपुर की घोषणा की गई थी, लेकिन खोले गए हैं ये 4, ठीक है। सबसे मोस्ट चीज। आगे चलते हैं। अब देखो शेखावाटी की जो 662 हेरिटेज हैं, उनके संरक्षण के लिए जो है वो सरकार ने आदेश पत्र जारी किए हैं। हेरिटेज हवेलियां, शेखावाटी अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां चित्रकारी के लिए उसको ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर हम जो है ना, इस ये जो कंसेप्ट जो अभी आ रहा है, ये जो अपने पास टॉपिक आ रहा है, इस एडिशन में हम ये देखेंगे कि कौन सी हवेली कहां पे स्थित है। क्योंकि अब किताबें पढ़ते हैं ना, करंट जी के अपने सॉरी राजस्थान कल्चर वाली, तो उसमें अपने को 2-4 हवेलियों के नाम मिलते हैं। तो शेखावाटी की जो हवेलियां हैं उनके बारे में यहाँ पे विस्तृत नाम दिए गए हैं। तस्वीरों के साथ आपको नाम याद करने हैं कि कौन सी हवेली कहाँ स्थित है। सबसे पहले यह लिखा है, शौर्य, प्रेम, वीरता और मेजबानी, हर हवेली की अपनी कहानी। ये जो शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, प्रत्येक हवेली की अपनी अपनी कोई ना कोई स्टोरी है और उसके आधार पर बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कौन सी हवेली? सांवरका हवेली, सीकर। भाई याद करना, सिर्फ नाम, कुछ नहीं याद करना। सांवरका हवेली कहां पे है? सीकर में। ऐसी हवेली है सांवरका, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। मालजी का कमरा, नाम तो कमरे का है और बना कितना शानदार है, देखो कहां पे स्थित है? चूरू में। सांवरका हवेली कहां पे है? सीकर में। मालजी का कमरा कहां पे है? चूरू में। फिर तीसरी आती है पोदार की हवेली, कहां पे स्थित है? नवलगढ़ में। पोदार की हवेली कहां पे है? नवलगढ़। सांवरका सीकर, मालजी का कमरा चूरू और पोदार हवेली कहां पे है? नवलगढ़ में। देखो कितनी शानदार हवेली बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। गुलाब राय लाडिया की हवेली कहां पे है? झुंझुनू। गुलाब राय लाडिया कहां पे स्थित है? झुंझुनू। शानदार हवेली गुलाब राय लाडिया की हवेली। मंडावा हवेली, जैसा कि इसका नाम ही है मंडावा, और ये कहां पे पड़ता है? झुंझुनू में। मंडावा हवेली कहां पे स्थित है? झुंझुनू में। गुलाब राय लाडिया की हवेली झुंझुनू, मंडावा हवेली झुंझुनू, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण लाडिया हवेली, ये भी कहां पे स्थित है? लाडिया के नाम से आती है ना, तो ये लाडिया गोत्र के जो लोग थे वो झुंझुनू में थे। तो लक्ष्मी नारायण लाडिया की हवेली कहां पे? झुंझुनू में। बहुत ही अच्छी चित्रकारी इन पे की हुई है। उसके बाद में मोहनलाल सराफ हवेली, मोहनलाल सराफा की हवेली, ये भी कहां पे स्थित है? झुंझुनू में स्थित है मोहनलाल सराफा की हवेली। फिर आगे चलते हैं। राधिका हवेली, राधिका हवेली भी कहां पे है? झुंझुनू में। मंडावा हवेली, मंडावा पहले ही हो गया अपने नाम। और फिर है चौखानी हवेली झुंझुनू, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ हवेलियां थी आपकी, कुछ हवेलियां थी इसकी शेखावाटी की, ठीक है। तो इन हवेलियों के एक बार नाम याद कर लेना, क्योंकि कई बार हवेलियों के नाम पूछे जाते हैं और इतने जो है वो डीपली जो है वो इस तरह के नाम जो है वो अक्सर होते नहीं है किताबों में, तो आप यहाँ से इनको याद करते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अक्षय ऊर्जा का नव सूर्योदय राजस्थान फिर से सिरमौर। भाई जो अक्षय ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, उसको हम अगर देखें तो उसमें राजस्थान टॉप पे है। तो यहाँ पे उसके फैक्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि जून 2025 की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार राजस्थान की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता, राजस्थान की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 37,818 गीगावाट मेगावाट, 37,818 मेगावाट। ये रिपोर्ट कब की है? ये आपकी जून की।
किस चीज की बात कर रहा है? राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता। ठीक है, 37,494 के साथ गुजरात का दूसरा स्थान है। एक नंबर पे तो राजस्थान आ गया, अपने को ये याद रखनी है, ये नहीं रखनी। 37,818 और फर्स्ट रैंक राजस्थान की अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता है 37,818। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या है? ठीक है, 37,818 हो गया, और दूसरे नंबर पे गुजरात है, और पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है, लक्ष्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ ऊर्जा आवश्यकता का 50% अक्षय ऊर्जा से पूरा किया जाएगा, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन तक ले जाने का लक्ष्य जो है, ये लक्ष्य है भारत सरकार का। तो दो चीजें याद रखनी है, पहले अपने अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अपनी कितनी है? 37,818 मेगावाट। दो नंबर पे कौन है? गुजरात है। ठीक है, वो याद नहीं करना। फिर बात आती है कि भारत सरकार के लक्ष्य, तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापना कर दी जाएगी। भारत सरकार की बात कर रहा हूं, राजस्थान के लिए। ठीक है, दूसरा यह है कि अपनी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनका 50% जो है वो किससे खर्च किया जाएगा, किससे उपयोग में? अक्षय ऊर्जा के माध्यम से। और 2070 तक नेट जीरो कार्बन प्राप्त करना। 2070 तक जो है वो हम ऐसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे जो कार्बन जो है वो बिल्कुल भी पैदा नहीं करेगी, कार्बन बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, फिर चलते हैं। अब देखो, कुसुम कंपोनेंट, कुसुम जो स्कीम चल रही है उसके तहत भी सरकार अपने कुछ टारगेट्स आए हैं, तो कुसुम पे हम ज्यादा वो डिस्कस नहीं करके हम ये देखेंगे कि अपडेट्स क्या है। तो कुसुम का जो कंपोनेंट ए है उसमें 1305 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कितने? 1305 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए कुसुम कंपोनेंट ए के तहत, और इसके माध्यम से राजस्थान का देश में जो है वो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। आपको प्रश्न ऐसे आएगा, कुसुम कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, और 1305 मेगावाट के जो है वो संयंत्र अब तक स्थापित कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर सी की बात करें तो सी में राजस्थान का जो है वो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। कंपोनेंट ए में तो कुसुम योजना में कंपोनेंट ए में तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है, लेकिन कंपोनेंट सी में राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। एक पे गुजरात, दो पे महाराष्ट्र, तीन पे राजस्थान। कंपोनेंट ए में राजस्थान पहला है, कंपोनेंट सी में एक पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे राजस्थान है। राजस्थान ने 848 मेगावाट के 330 संयंत्र स्थापित किए। देखो, एक की तहत तो हमने 1305 मेगावाट स्थापित कर लिए, और सी के तहत जो है वो 848 मेगावाट क्षमता के 330 संयंत्र जो है वो स्थापित करके राजस्थान का पूरे भारत में तीसरा नंबर है। राजस्थान को कंपोनेंट ए में 5500 मेगावाट और कंपोनेंट सी में 4 लाख सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। अब ये टारगेट भी आपको याद रखने हैं कि कंपोनेंट ए में तो 5500 मेगावाट, और ये जो सी है इसमें कह रहे हैं 4 लाख संयंत्र। कितने हैं? 4 लाख संयंत्र सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। कंपोनेंट ए में कितने? 5500। कंपोनेंट सी में कितने? 4 लाख संयंत्र स्थापित कितने कर दिए? 330। तो अभी तो बहुत दूरी है, तो काफी स्कोप है, जो भी लोग लेना चाहते हैं वो जा सकते हैं इस पे। फिर आगे चलो, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए, हम ये नहीं पढ़ेंगे किसी इस योजना में जो है वो क्या होता है क्या नहीं होता, काफी कर चुके हैं। 78,000 तक का जो है 78,000 तक का क्या मिलता है? इसमें अनुदान मिलता है। कोई व्यक्ति सोलर प्लांट लगाना चाहता है तो उसको 78,000 तक का अनुदान मिलता है, 3 किलोवाट तक। ठीक है, अब है कि 262 मेगावाट के 61,372 रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। जुलाई का अपना ये डेटा है कि अब तक पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 262 मेगावाट की स्थापित क्षमता स्थापित कर दी गई है। संयंत्रों की संख्या अगर पूछता है तो 61,372। कितने? 61,372 संयंत्र स्थापित हुए हैं। क्षमता 262 मेगावाट है होने से राजस्थान जो है वो टॉप 5 में शामिल
हो गया है। देखो कंपोनेंट ए में कुसुम की बात करी तो कंपोनेंट ए में अपन 1 नंबर पे थे, कंपोनेंट सी में अपन तीसरे नंबर पे थे, और यहाँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में हमने 262 मेगावाट स्थापित कर दिए, इसलिए अपना नंबर जो है वो कौन सा है, 5वां है। और 61,372 जो है वो संयंत्र स्थापित किए। 1 नंबर पे गुजरात है, 3,54,797 संयंत्र लगाए हैं। 2 पे महाराष्ट्र है, 2,05,997। 3 पे उत्तर प्रदेश में है, 1,35,071। चौथे पे केरल है, 1,03,347। और 5वें नंबर राजस्थान है, 61,372। तो आपको यहाँ पे ये संख्या याद नहीं रखनी है, राजस्थान की तो याद रख लो, 61,372 262 मेगावाट, 61,372 262 मेगावाट, ये याद रख सकते हो राजस्थान की। तो अब बात आती है कि हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि राजस्थान की रैंक कौन सी है। रैंक राजस्थान की 5वीं रैंक है। तो पहले 4 कौन है, 1 पे गुजरात है, 2 पे कौन है, महाराष्ट्र है, 3 पे उत्तर प्रदेश, 4 पे केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल 4 हो गए, 5वां अपना नंबर है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना समझ में आ गई। 262 मेगावाट क्षमता के हमने जो है 61,372 संयंत्र स्थापित कर दिए। परिणाम स्वरूप अपन आगे 5 नंबर पे। ठीक है, टॉप 5 में अपन शामिल हो गए। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 4 पे केरल और 5 पे राजस्थान। कुसुम कंपोनेंट की बात करें तो ए में है हम 1 नंबर पे और सी में है हम तीसरे नंबर। हाँ, फिर उसके बाद में देखिए कि राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल समिट हुई थी उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा एमओयू जो है वो 26 लाख करोड़ के किस क्षेत्र में हुए थे, ऊर्जा क्षेत्र में हुए थे। अब यह भी पूछा जा सकता है भाई सबसे ज्यादा एमओयू किस सेक्टर में, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ के ऊर्जा क्षेत्र में थे। 66.40 गीगावाट की पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के 423 करोड़ के 21 एमओयू, और उस ये जो 26 लाख करोड़ के हुए ना, उसमें से 66.40 गीगावाट की जो है वो पवन और हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एमओयू किए गए। तो कुल मिलाकर टोटल 35 लाख। ठीक है, उसमें से 26 लाख के हुए ऊर्जा सेक्टर में, और उसमें से 66.40 गीगावाट की 423 करोड़ के 31 एमओयू जो है वो किस सेक्टर में हुए, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हुए। ठीक है, ये बात होगी अक्षय ऊर्जा की। फिर चलते हैं फार्म पॉइंट। देखो किसानों के लिए स्कीम लाई सरकार, सरकार द्वारा किसानों के लिए क्या स्कीम है, किसान संघ सरकार। कच्चे पौंड, अगर कोई आदमी जो है वो अपने खेत में पौंड बनाना चाहता है, तालाब बनाना चाहता है, तो अगर कच्चा बनाता है तो 63,000 से लेकर 73,500 रुपए तक की सहायता दी जाती है। अगर वो कच्चा नहीं बनाकर उसके अंदर पन्नी थैली बिछाता है, प्लास्टिक की लाइनिंग करता है, तो 1,20,000 से लेकर 1,35,000 तक सहायता दी जाती है। समझ गए कि जो भी किसान अपने खेत में क्या बनाना चाहता है, फार्म पॉन्ड बनाना चाहता है, तो अगर कच्चा पॉन्ड बनाना चाह रहा है तो उसको 63,000 से लेकर 73,500 तक की सहायता दी जाती है। और अगर वो लाइनिंग वाला बनाना चाहता है तो 1,20,000 से लेकर 1,35,000 तक की उसको सहायता दी जाती है। ठीक है, फिर आपकी तारबंदी योजना। तो लघु और सीमांत जो किसान है वो 400 रनिंग मीटर तक अगर वो काम करते हैं तो 60% अधिकतम 48,000 रुपए। ठीक है, 400 रनिंग मीटर तो सबके लिए जरूरी है। तो एक किसान जो है वो अपने खेत में तारबंदी करवाना चाहता है तो उसको कुल जो ये है उसका जो कुल खर्चा है उसका 60%, अधिकतम 48। ये किसको, लघु एवं सीमांत को। अगर अन्य किसान लगाना चाहता है तो 50%, कुल खर्चे का 50%, अधिकतम 40,000। ठीक है, यदि यदि किसानों 10 किसानों का समूह मिलकर तारबंदी करवाना चाहता है तो 90%, कुल खर्चे का 90%, अधिकतम 72,000 रुपए दिए जाते हैं। और कम से कम ये जो 10 किसान कर रहे हैं तो 5 हेक्टर भूमि जरूरी है। तो समझ में आ गया कि अगर क्या होगा, लघु प्लस सीमांत ये अगर लगाते हैं तो इनको क्या होगा 60%, और 60% अधिकतम कितने, 48,000। कितना अनुदान मिलेगा, 48,000। 60% राशि, अधिकतम 48,000। ठीक है, अन्य किसान लगाते हैं, अगर अन्य किसानों के द्वारा लगाया जाता है तो इनको मिलता है 50%, अधिकतम 40,000।
अगर 5 किसान 5+ किसान जो है वो मिलकर लगाते हैं तो इनको मिलता है कुल व्यय का 90% अधिकतम 72,000। और इन लोगों के लिए ये जो लगा रहे हैं ना, इनके लिए 5 एकड़ जमीन चाहिए। इनके लिए कितनी जमीन चाहिए? 5 एकड़ चाहिए। और बाकी इन दोनों के लिए 400 रनिंग मीटर। कितने चाहिए? 400 मीटर चाहिए तारबंदी के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। 48, 40 और 72,000। फिर आता है किसान कलेवा योजना। भाई जो श्रमिक का नाम है, जो किसान है ना, वो अपनी फसल लेके कहां जाता है? मंडी जाता है। अब वो मंडी में अपनी फसल बेचता है तो उसको समय लगता है, वहां खाने पीने का बंदोबस्त नहीं होता। तो सरकार ने किसान कलेवा योजना शुरू की कि जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी आएगा उसको 5 रुपए में नाश्ता करवाया जाएगा। 5 रुपए में उसको क्या करवाया जाता है? नाश्ता करवाया जाता है। इसको कहते हैं किसान कलेवा योजना। फिर आता है औषधीय पौधों की खेती योजना। भाई जो लोग औषधीय पौधों की खेती करना चाहिए, कौन कौन से पौधे हैं? अश्वगंधा, तुलसी, सर्पगंधा और एलोवेरा। इस तरह के पौधों की जो खेती करना चाहते हैं उनको 30 से 75% तक का अनुदान, जो खर्चा उनके आता है उसका 30 से लेकर 75% तक का अनुदान इसमें दिया जाता है। किसमें? औषधीय पौधों की खेती। ठीक है, उसके बाद में अगर बैलून से खेती को संबल, ये नई स्कीम चलाई, बैलून से खेती को संबल प्रदान करने की नई स्कीम चलाई, 25-26 के बजट में है। तो इसमें प्रति बैल, भाई एक जोड़ी बैल अगर किसी किसान के पास है तो प्रति बैल जो है, और वो लघु सीमांत श्रेणी में है, तो 30,000 मिलते। देखो, जिनके पास एक जोड़ी बैल है और लघु सीमांत श्रेणी में है तो 30,000 रुपए की राशि उसको दी जाती है। तो 3 योजनाएं होगी। किसान कलेवा योजना, ठीक है, किसान कलेवा योजना में 5 रुपए में भोजन दे देंगे। फिर उसके बाद में औषधीय पौधों की, तो औषधीय पौधे लगाओ आप, अश्वगंधा, सर्पगंधा, एलोवेरा, तुलसी। ठीक है, उनके लिए आपको 30 से 75% तक अनुदान मिल रहा है। फिर उसके बाद में आते हैं बैलों से खेती। 25-26 के बजट में इन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि कोई किसान लघु सीमांत है, उसके पास एक जोड़ी बैल है, तो 30,000 रुपए जो है वो प्रति बैल उसको अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि जो बैल है उसका क्या होना चाहिए? बीमा। बैल का बीमा होना जरूरी है। फिर आगे चले। हाँ, देखिए 14 जुलाई को 14 जुलाई 2025 को जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर राजस्थान सरकार ने 3 पॉलिसीज को जो है वो क्या दिया? अनुमति दी। 3 पॉलिसीज का अनुमोदन किया। और ये तीनों पॉलिसीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली परीक्षाओं में एक जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहली है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025। राजस्थान सिटी गैस, इसके तहत सीएनजी और एलपीजी दोनों गैसों का डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जाएगा। सीएनजी और एलपीजी जो है दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वितरण जो है वो सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 लाएगी। ये नीति सबसे पहले ध्यान रखना 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। या तो 31 मार्च 2029 तक रहेगी, या अगर इसके स्थान पे कोई नई पॉलिसी प्रभावी नहीं होती तब तक रहेगी। या तो नई कोई नीति आ जाए तब तक, या फिर 31 मार्च 2029 तक रहेगी। 5 वर्ष की वैधता, सरकार के मध्यावधि समीक्षा और आवश्यकता पड़ने पर सुधार हेतु रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं। यानी 5 साल की वैलिडिटी रहेगी 31 मार्च 2029 तक। सरकार जो है इसकी मध्यावधि समीक्षा भी करेगी कि भाई जो हमने पॉलिसी बनाई वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें सुधार भी सरकार कर सकेगी। इसके लिए एक सीजीडी पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक सीजीडी पोर्टल विकास करेंगे। उस पोर्टल के माध्यम से जो है वो सारे डेटा की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो पहली नीति थी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025। इसका अनुमोदन कब हुआ? अनुमोदन की तारीख तीनों की एक है 14 जुलाई 2025। अनुमोदन कब हुआ? 14 जुलाई 2025। ठीक है, फिर चलते हैं आगे अगली पॉलिसी में। अगली पॉलिसी टाउनशिप पॉलिसी 2024। देखिए 2024 में ये पॉलिसी बन गई थी, इसलिए पीछे नाम 2024 ही लगा है। लेकिन इसका भी अनुमोदन कब हुआ?
इसका भी अनुमोदन आपका 14 जुलाई को ही हुआ है। तो टाउनशिप पॉलिसी में क्या है कि इसके क्रियान्वयन और निगरानी करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो इसकी क्रियान्वयन और निगरानी का ध्यान रखेगी। इसमें प्रावधान क्या है कि जैसे कोई आवासीय योजना है, ठीक है, तो आवास योजना में 7% क्षेत्र पार्क के लिए छोड़ना पड़ेगा, 8% क्षेत्र सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ना पड़ेगा। कौन से में? आवास योजना में। इसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हैं, उनको जो भूखंडों का आवंटन है वो कौन करेगा? अब स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है आपको। जैसे कोई हाउसिंग कॉलोनी है तो 7% पार्क, 8% सुविधा। 60% तो क्या करेंगे? पार्क के लिए, 8% सुविधा के लिए। और इसके साथ साथ एलआईजी और ईडब्ल्यूएस जो है उनको जो आवंटन होता है वो कौन करेगा? नगरीय निकाय करेगा, नगरीय निकाय करेगा। ठीक है, औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5% का प्रावधान। अगर मान लीजिए वो कोई इंडस्ट्रियल स्कीम है, कोई इंडस्ट्रियल स्कीम है तो उस स्कीम के लिए 5% भूखंड जो है वो किस लिए रखे जाएंगे? श्रमिकों के आवास हेतु। 5% भूखंड किसके लिए रखे जाएंगे? श्रमिकों के आवास के लिए रखे जाएंगे। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद विकास कार्यों का रखरखाव 5 वर्ष की अवधि या वेलफेयर एसोसिएशन को ट्रांसफर किए जाने तक जो है वो किया जाएगा। और 2.5% भूखंड जो है वो रहन रखने की अनुमति इसमें होगी। तो कुल मिलाकर हमें मेन याद रखना है ये दो चीजें, हाउसिंग के लिए क्या है और अपना इंडस्ट्रियल के लिए क्या है। तो हाउसिंग के लिए 7 और 8, इंडस्ट्रियल के लिए 5। ठीक है, फिर तीसरी आती है आपकी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी में क्या है कि भाई राजस्थान को जो है वो मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाना, लोग बाहर से आए और आके यहाँ पे इलाज कराएं। तो भरोसेमंद वैल्यू ट्रेवल एमवीटी डेस्टिनेशन के रूप में एक नई पहचान बनाने के लिए जो है वो ये पॉलिसी लाई गई है एमवीटी के रूप में। सरकार ने अपना जो पहला बजट जारी किया था उसमें 27,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, जो कुल बजट का 8.26% था। यानी सरकार जो है वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ध्यान दे रही है। और इसी के तहत इन्होंने ये पॉलिसी लेके आई। इन्होंने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये जो पॉलिसी होगी इसके तहत जो घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं वो यहाँ पे आएंगे और उनको सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं प्रदान करके और उनका इलाज किया जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? एक एमबीटी सेल और एमबीटी पोर्टल का विकास किया जाएगा, जिसके माध्यम से एकल खिड़की के रूप में ऑनलाइन सारे के सारे काम किए जाएंगे। कार्यकारी समिति बनाई जाएगी जिसके मुख्य सचिव होंगे। इसके साथ साथ एक तकनीकी समिति का भी गठन किया जाएगा जिसके जो मुख्य होंगे वो कौन होंगे? मेडिकल शिक्षा सचिव। मेडिकल चिकित्सा शिक्षा सचिव जो है वो टेक्नोलॉजिकल समिति के और कार्यकारी समिति के हो जाएंगे कौन? आपके मुख्य सचिव। ठीक है, फिर चलते हैं स्वच्छता में राजस्थान को राष्ट्रीय उपलब्धि। देखिए स्वच्छता के अंदर राजस्थान में एक ही जिला सबसे नाम पे आ रहा है, आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर। कौन सा जिला आ रहा है? डूंगरपुर। देखो देख लेते हैं क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत 17 जुलाई को नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। उसके अंदर सुपर स्वच्छता लीग सिटीज, सुपर स्वच्छता लीग सिटीज के रूप में जो है वो एक ही जिला आया है। वो कौन सा है? डूंगरपुर। सुपर स्वच्छता लीग सिटीज में कौन सा जिला आया है? डूंगरपुर आया है। ठीक है, इसके साथ साथ पहली बार जो है राजस्थान के 3 शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज टॉप 20 में शामिल हुए हैं। देखो सुपर स्वच्छता लीग सिटीज में तो एक जिला आ गया, कौन सा? डूंगरपुर। और पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान के 3 शहर जयपुर उदयपुर, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर, तीनों के तीनों किसमें? टॉप 20 में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और जोधपुर, इसके साथ साथ कोटा, अजमेर और सीकर, कुल 12 शहर देश के टॉप 100 में। यानी टॉप तो बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कर दिया। उसके बाद में 3 शहर ऐसे हैं जो टॉप 20 में, टॉप
20 में कितने हैं? 3 है। और टॉप 100 में कितने हैं? राजस्थान के 12 शहर है। टॉप कर दिया किसने? डूंगरपुर ने। टॉप 20 में कितने? 3 शहर हैं। टॉप 100 में कितने हैं? राजस्थान के 12 शहर हैं। और सबसे मेन चीज है कि उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज और राजाखेड़ा, ये जो 4 शहर है, उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज को जो है वो कचरा मुक्त शहर की 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। उदयपुर, जयपुर, दोनों जयपुर के, और राजाखेड़ा को। और बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जो है वो जयपुर का ढेलावास एसटीपी को जो है बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो आज का अपना जो राजस्थान सजेस्ट का जो पोर्शन था, हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी जो है आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाए जा सके। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप जो है वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, जहां ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।